चलिए देखेगा एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग, इंटरफेरेंस। ये ठीक है, इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इंटरफेरेंस समझिएगा। इससे पहले हमने कल बताया, कल के हम थोड़ा सा रिवीजन ले रहे हैं। कल बताया था सुपरपोजिशन, तो सुप्रीम पोज के प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीम पोज बताया था सुपरपोजिशन। उसमें ये कहा था कि जब दो या दो से अधिक वेव्स, ठीक है, नियरली जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो, नियरली अप्रॉक्सिमेटली इक्वल हो, वेवलेंथ सेम हो, है ना, फ्रीक्वेंसी सेम हो, ठीक है, अगर कहीं प्रोपोगेट होती है, किसी मीडियम में चलती है, किसी मीडियम में वो चलते हैं, प्रोपोगेट होती है, तो क्या होता है कि ये उनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है रिजल्टेंट, वो उन दोनों वेव के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के सम के वेक्टर सम के इक्वल होता है। ठीक है, यही जब बात किया था इंटरफेरेंस की, सुन लीजिएगा। ये अगर बेटा कोई वेव की, ये वेव है जैसे, तो देखिए वेव में एक वेव में कुछ और नहीं होता है। होता क्या है, वेव यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। मीडियम है, इसके पार्टिकल्स होते हैं। तो इसके पार्टिकल क्या होते हैं, बस ऊपर नीचे ऐसे मोशन करते हैं, वाइब्रेशन कर एक तरह से, ये चीज। तो ये पार्टिकल क्या होते हैं, अपने प्लेस पर ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करते हैं, तब वेव वाली क्या होती है, क्रिएट होती है ना। और वाइब्रेशन करते समय करते क्या है, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। जब अपने प्लेस पर वाइब्रेशन करेंगे, घूमेंगे, ऐसे वैसे घूमेंगे, तो इससे सटा हुआ जो होगा, क्या सटा हुआ जो भी मॉलिक्यूल्स होगा या जो भी पार्टिकल्स होगा, वो भी क्या होगा, उसके सर्कल में आ जाएगा। तो क्या ये वाला इसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ये वाला इसको करेगा। इस तरह से वेव प्रोपगेशन में एक तरह से ये होता है एनर्जी का ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर। आप एग्जांपल बताते हैं, कोई साइकिल स्टैंड है, बहुत सारी साइकिल खड़ी हुई है एक साथ, बहुत सारी साइकिल खड़ी हुई है। एक पीछे वाले साइकिल पर आप धक्का दीजिए, सारी साइकिल क्या होती है, गिर जाती है। उस कंडीशन क्या, आपने धक्का दिया, यदि आपने काम किया, विकल्प बात कर लेते हैं, आपने क्या किया, धक्का मतलब काम कर दिया, उसको ओवर कर दिया। तो धक्का आपने इधर दिया, साइकिल क्या उधर चली गई, आपने ओवर किया, वर्क के साथ उसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी। तो क्या जो आपने एनर्जी उस साइकिल को प्रोवाइड की, एनर्जी वही नहीं बची, उसने क्या किया, अगले को धक्का दिया, और क्या अपनी एनर्जी ट्रांसफर दूसरे को कर दिया, दूसरे वाले ने क्या उसको ट्रांसफर कर दिया। तो एक तरह से जब वेव किसी भी मीडियम में प्रोपोगेट होती है, पार्टिकल के थ्रू एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये बात समझेगा, है ना। तो क्या इसमें क्या कुछ और नहीं होता है, सिर्फ क्या मीडियम के पार्टिकल एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक अपनी एनर्जी का ट्रांसफर किया करते हैं। तो हम एक बात क्या कहना चाह रहे थे, देखिए ये भी क्या है, अपने प्लेस पर ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, और ये भी क्या है, अपने प्लेस पर ऐसे वाइब्रेट हो रहा है। तो बेटा ये होता क्या है, इससे हम कहते हैं, इसमें ये क्रैश होता है। मींस क्रैश वो चीज होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पार्टिकल को, इधर पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोलेंगे। यानी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन होती है इधर पॉजिटिव साइड में वो हमारा क्या क्रस्ट होता है। और अब यहां देखिएगा, हम मान चलते हैं कि ये वाला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा ना पार्टिकल का, लेकिन ये किधर है, नेगेटिव साइड में, और नेगेटिव साइड में है, तो नेगेटिव साइड में इसको ट्रफ बोलते हैं, ट्रफ, ट्रफ बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या होता है, क्रस्ट होता है, ये क्या होता है, ट्रफ होता है। ठीक, अब सुनिएगा, अब हुआ ये, हम बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस में बेटा एक वेव ये हमारी है, चलिए मान लेते हैं हमारी y1 है, इसकी इक्वेशन हमारी क्या है, a sin ओमेगा t। दूसरी पे बेटा हमारी ये चल रही है, ठीक है, इसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मान लेते हैं y2 a sin ओमेगा t। हला हमने कल इसको लेकर बात भी किया था, +5। चलो हम 5 अभी बाद में डिस्कस करते हैं, 5 लेके चलते हैं, ये दो वेव मान लिया, ठीक है।
देखिए पढ़ना बहुत कुछ लिखा होता है, अगर उसका कंसेप्ट माइंड बैठ गया तो समझो सबसे बड़ी चीज हो गई हमारी, है ना। तो इंटरफेरेंस के लिए मैंने कंडीशन बताई थी, क्या बताई थी कि जो वेव है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। जहां फ्रीक्वेंसी सेम की बात आएगी वहां एक बात और कह दिया था, वेव लेंथ भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और एक बात और बताया था, है ना, फेज डिफरेंस कांस्टेंट, ये बातें होनी चाहिए। एक बात और बेटा, वेव सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट, चलने की डायरेक्शन में क्या हो, सेम हो, ठीक है, वेव डायरेक्शन में क्या हो, ये बात है, ये बात ध्यान रखिए आपको कि ये चीजें, ठीक। चलिए ये पता लग गया, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ पता लग गया बात, ठीक। फेज डिफरेंस कांस्टेंट, कांस्टेंट की बात करें, कैसे जाने कि फेज डिफरेंस हमारे पास कांस्टेंट है भैया। पहली बात तो ये जो एंगल क्रिएट होता है वेव इक्वेशन में, इसको फेज, क्या कहेंगे, इसको फेज बोलेंगे। बेटा यहाँ पर एंगल जो बन रहा है वो φ1 बन रहा है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, φ2 बन रहा है, बन रहा है φ2। हम इनका डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, डेल्टा फाइ फाइंड कर लेते हैं, दैट इज व्हाट, φ2 माइनस φ1। अच्छा भैया क्या आया, ओमेगा टी प्लस π/2 एंड माइनस ओमेगा टी, माइनस ओमेगा टी काट दिया, इधर आया क्या, π/2 आया। π/2 है, इसका मतलब हुआ एक भैया 90 वैल्यू आएगी, यदि इसकी डिग्री क्या होगी, 90 होगी, एंगल क्या 90। अब बताओ 90 की वैल्यू कांस्टेंट है कि नहीं, 90 कांस्टेंट है ना, एक वैल्यू है ना, नंबर है ना, 90 क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वेव है, अच्छा ये बात प्रूव कैसे हो रही है, सेम फ्रीक्वेंसी की वेव कैसे प्रूव हो रही है भैया, ओमेगा यहाँ पर भी है और ओमेगा यहाँ पर भी है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम, ठीक, फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम है। वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो वेवलेंथ कैसे, ये भी देखो बात हम कर ले वेवलेंथ की, तो देखिए जैसे ये चल रही है वैसे भी चल रही है, तो वेवलेंथ हमारी क्या है, सेम है। और इससे पहले मैं बात बता चुके हैं, तो कई बार एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जब किसी सोर्स से ऐसी वेव निकलती है कि जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो और फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, तो उस सोर्स का कई बार चर्चा में आया है। इस सोर्स को हम क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्स है, क्या कहते हैं इसको, है ना, कहते हैं ना कोहेरेंट सोर्स। क्या नाम देंगे इसका, चाहे कोहेरेंट का नाम आ जाए चाहे तीन बातें आ जाए, ये समझो कोहेरेंट के बारे में बता, ठीक। कहानी हमारी इंटरफेरेंस की है भैया। अब आपके माइंड में बैठ गई बात, क्या ये क्रस्ट है, बेटा जब भी किसी मीडियम में दो या दो से ज्यादा वेव ट्रेवल करती हैं, होता है या तो क्रस्ट क्रस्ट मिलते होंगे आपस में, यदि क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, यदि इसका क्रस्ट और इसका क्रस्ट ऐसे आ गया, तो क्रस्ट आ गए एक दूसरे के साथ, या ट्रॉप ट्रॉप, इसका ट्रॉप, चलिए ट्रॉप बात करें, या गया, ठीक, समझ रहे ना। या फिर एक का क्रस्ट एक का ट्रॉप आ गया, क्या, सुनिएगा, क्रस्ट क्रस्ट, ये भी क्रस्ट ये भी क्रस्ट, ट्रॉप, इसका भी ट्रॉप, ठीक। या एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ, ये आपस में मिलते होंगे, ये होता है, ये आपस में मिलते होंगे, ठीक। तो जब ये कंडीशंस आती है, यदि क्रस्ट क्रस्ट मिलते हैं या ट्रफ ट्रफ मिलते हैं या क्रस्ट और ट्रफ मिलते हैं, तो बात वही कहानी कल की बात, कहीं पर ऐसी कंडीशन में कहीं पर हमें ब्राइटनेस मिलता है और कहीं पर हमें क्या मिलता है, डार्क। जब ये चीजें होती हैं, ऐसा कुछ हुआ
दो वेव का क्रस्ट मिला या ट्रफ मिला, या एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ मिला, दूसरे का ट्रफ दूसरे का क्रस्ट मिला, पहले क्रस्ट मिला, तो क्या दो फिनोमेना हमारे पास मिलेंगे, या तो ब्राइट में वहां पे या तो वहां ब्राइटनेस का फील होगा या फिर वहां पर डार्क का फील होगा। कल मैंने पिकाक के फंक को बताया था, मोर पिकाक को बताया था, आप देखिए बहुत अच्छा सा एग्जांपल आपके सामने दिखता है। उसमें क्या कहीं चमक भी होती है और कहीं डार्क भी, ठीक। सॉफ्ट बबल्स में देखिएगा तो कहीं चमक भी होती है और कहीं डार्क भी होती है। तो क्या होता है, जहां चमक होगी वहां दोनों सेम चीजें मिल रही होंगी, क्या क्रस्ट या ट्रफ मिल रहे होंगे। माइंड में बैठ गए ना बात, क्रस्ट का चीज है, क्रस्ट कुछ और नहीं है, ठीक। मीडियम का वो पार्टिकल है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में सबसे ज्यादा डिस्प्लेस होता है, ट्रफ कुछ और नहीं है। मीडियम का वो पार्टिकल्स है जो नेगेटिव में सबसे ज्यादा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है इसका, ठीक। तो इंटरफेरेंस क्या चीज है, आपस में क्रस्ट का मिलना, ट्रफ का मिलना, या क्रस्ट का मिलना, या ट्रफ क्रस्ट का मिलना। और ये इंटरफेरेंस कभी सिंगल वेव में नहीं होगा, इंटरफेरेंस कभी भी सिंगल वेव में नहीं होगा, दो वेव में होगा। और दोनों वेव के होने के लिए कंडीशन ये होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो, फेज डिफरेंस कांस्टेंट। तो कैसे, ये मैंने आपको बताया, ठीक। तो बात सुनिएगा, जब बेटा क्रस्ट मिलते हैं या ट्रफ मिलते हैं, तो ये इस कंडीशन में जो आपका एम्पलीट्यूड होता है वो बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। और इंटेंसिटी का सीधा रिलेशन, क्यों ब्राइट क्यों भाई, बात है ब्राइट की बात आई, ब्राइट क्यों मिली, इंटेंसिटी जो होती है किसी वेव की, जो इंटेंसिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। मतलब क्या, एम्पलीट्यूड के बढ़ने से उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और इंटेंसिटी मतलब इतना ब्राइट, चमक, इससे क्या लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा चमकीला होगा, लाइट इंटेंसिटी कम होगी तो कम चमकीला। क्या हुआ, क्रस्ट यानी सेम चीज के मिलने से, क्रस्ट ट्रफ के मिलने से इंटेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई ना, और इंटेंसिटी बढ़ गई, ठीक। तो इंटेंसिटी बढ़ने से ही क्या होगा, यहाँ पर ब्राइटनेस होगी, ब्राइट। इसको बताऊंगा भी आगे, फिर इसके बारे में बात बताऊंगा जब हैशेस पर पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा, ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वहां पे बताऊंगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं, इंटरफेरेंस की बात बता रहा हूं। ये आपको फील हो रहा है, कैसे क्लियर हो रहा है, मैं क्या कह रहा हूं, क्यों बोलूं, समझ नहीं आ रहा है, उड़ रहा है, बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, ज्यादा नहीं हो, थोड़ा ज्यादा नहीं, अच्छा चलिए कुछ तो आ रहा है। चलिए एक बात समझिएगा, तो क्या सेम चीज क्रस्ट के मिलने से, ट्रफ के मिलने से उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का ये रिलेशन है, एम्पलीट्यूड बढ़ने से इंटेंसिटी का ये बढ़ जाती है। इसी कारण ऐसे पॉइंट पर, ऐसे जगहों पर हमें ब्राइटनेस, जहां भी चमक मिल रही हो समझ लीजिएगा वहां क्या एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ होगा, इंटेंसिटी बढ़ी हुई होगी, इसलिए भी ब्राइटनेस। अब दो अपोजिट मिलने से, एक क्रस्ट का और एक ट्रफ का, यानी क्या, एक देखो इधर क्रस्ट हो गया, ये वेव की क्रस्ट हो गया, और दूसरी वेव ऐसे जा रही है, ये क्रस्ट है, ठीक। इसका क्रस्ट इधर देखिए, इसका क्रस्ट ये हो गया, यहाँ क्या उल्टा हिसाब हो गया, उल्टा हो गया ना, अपोजिट हो गया ना, एक इधर चल रही है, दूसरी इधर चल रही है। ऐसी कंडीशन में मैंने कल बताया भी था, अगर ये ए है और ये बी है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो घट जाता है, कम हो जाता है, ठीक। और एम्पलीट्यूड के कम होने से क्या, इसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी, और इंटेंसिटी घट जाने से यहाँ पर हमारा क्या आएगा, डार्कनेस मिलेगा, ठीक। तो जहां भैया ब्राइटनेस मिलता है, इसी जगह जो इंटरफेरेंस का नाम दे दिया, उन्होंने कहते हैं ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टिव। क्या नाम दिया था इसका, कंस्ट्रक्टिव बताया। और जहां हमें डार्क मिला उसका क्या बताया, डिस्ट्रक्टिव। दो तरह का इंटरफेरेंस है, एक कंस्ट्रक्टिव है, एक क्या है, डिस्ट्रक्टिव। एक कंस्ट्रक्टिव, एक डिस्ट्रक्टिव। मेरे ख्याल से माइंड में बात कुछ तो आ गई होगी, कंस्ट्रक्टिव क्या है, डिस्ट्रक्टिव क्या है, कहां एम्पलीट्यूड बढ़ता है, कहां एम्पलीट्यूड घटता है, क्लियर हो गई बात।
पूरा हम लिखवा चुके थे आपको, इसका डेरिवेशन प्रूव करवा चुके थे। आते हैं अब टॉपिक पर आते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। ये लिखना पड़ा नहीं है कुछ, ये सब लिख चुके हैं आप लोग, ठीक है। केवल समझाना था एक बार और कि आपके माइंड में बातें बैठ जाएं, एक बार और क्लियर हो जाए। क्लियर है ना कुछ? आइए देखिएगा, लास्ट में हमने दो इक्वेशन से लेकर चले थे और एक डेरिवेशन कराया था, बहुत प्यारा सा डेरिवेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। ये इंटरफेरेंस का टॉपिक ही बहुत अच्छा है, पूरी टॉपिक उसके मेन है, क्योंकि क्या है, पोलराइजेशन है वो आपके सिलेबस से डिलीटेड है। इंटरफेरेंस और डिफ्लेक्शन, लेकिन समस्या इंटरफेरेंस में कई चीजें आ जाती हैं। इंटरफेरेंस को पोजीशन पे जाता है, इंटरफेरेंस कोहेरेंस हो जाता है, इंटरफेरेंस में इनकोहेरेंस भी आ जाता है, और उसमें फिर वेव वाली कहानी आ जाती है। तो ये इंटरफेरेंस का टॉपिक है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। चलिए देखिएगा, आइए आते हैं अपने इस टॉपिक पर। कल के ही टॉपिक पर मार रहे हैं, आगे ना चलकर बस उसी पर डिस्कस। थोड़ी नहीं है कोई डेरिवेशन, उसी थोड़ा सा आगे देखिए, सुनिए बिल्कुल बिंदास पढ़िए आराम से। कल की बात बताएं आपको, मैंने आपको ये लिया था, लेट टू वेव, ये इंटरफेरेंस जो डाली दें, ठीक है। टू वेव इक्वेशन y is equal to a sin omega t, y1 is equal to and y2 is equal to अलग अलग बोले बेटा एम्पलीट्यूड b sin omega t प्लस फाइव, ठीक। ये दो इक्वेशंस समझेगा, ये दो सोर्स हैं, एक सोर्स ये, एक सोर्स ये, इनसे दोनों सोर्स से दो इक्वेशन निकल रही हैं, ठीक है। इससे y1 मान लेते हैं, इससे y2 मान लेते हैं, और यहाँ पे इन दोनों का इंटरफेरेंस हुआ, सुप्रीम पोज हुई। सुप्रीम पोज का मतलब मिली, सुप्रीम पोज का मतलब कुछ और नहीं होता, बस आपको जाकर मिल गई, ठीक है। y1 y2 आपने कल नोट किया, बस खाली समझिए इस बात को, कहां नोट करना होगा आपको, बस समझिएगा इस बात को। इसको हम लोग कल नोट करके आए हैं, देन बाई बारिश हो रही, प्रिंसिपल ऑफ, बोले तो क्या मतलब बारिश, सुपरपोजिशन, ठीक। यही सुपरपोजिशन है, चाहे जितनी वेव किसी मीडियम पर प्रोपेगेट होती है, उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, सारी डिस्प्लेसमेंट के वेव के सम के इक्वल हो जाएगा। तो कल मैंने एक फार्मूला ड्राइव कराया था, a sin ओमेगा t प्लस b ओमेगा t प्लस 5। भैया इसको काम करते हैं, यहाँ एक फार्मूला है भैया, इसको ध्यान में रखिएगा, sin a प्लस b दैट इज होता है sin a इनटू cos b प्लस cos a, जो मैथ पढ़े होंगे 11th फार्मूला है, पहले 10th में हुआ करता था, पहले ये फार्मूला 10th में हुआ करता था, ठीक है। अब वहां से हटके 11th में आ गया इस बार, हम लोग इसको 10th में पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे, है ना। आइए चलिए, इस जगह बेटा इसको ए, इसको बी, ए sin ओमेगा t, b sin ओमेगा t cos फाइव प्लस cos ओमेगा t sin फाइव। इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, जब इसको ओपन करेंगे तो बेटा इस b का मल्टीप्लाई हर जगह हो जाएगा ना, इस जगह और इस जगह हो जाएगा। y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t cos फाइव प्लस b cos ओमेगा t sin फाइव। बेटा इस पे समझिएगा, sin ओमेगा t यहां पर भी, sin ओमेगा t यहां पर भी काम कर लेते हैं। चलो इधर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे उधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बेटा a बचा a प्लस cos फाइव
प्लस एक काम करते हैं, b के साथ ले लेते हैं sin फाइव, एक साथ कर लेते हैं और cos ओमेगा t को इधर कर लेते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पर हम एक पुटिंग करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया था, इसको और इसको लेट a प्लस b cos फाइव इज इक्वल टू, सुनिए यहाँ sin ओमेगा t दिया है तो इस जगह cos आ जाना चाहिए, तो क्या करेंगे r cos थीटा कर देंगे, गुड है ना। और इसका नाम दे देंगे क्वेश्चन फर्स्ट, नहीं इसको फर्स्ट दे दीजिएगा, इसको सेकंड दे दीजिएगा, और ये भैया b sin फाइव इज इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है। इनको बेटा यहाँ पुट कर दे रहे हैं, इसको यहाँ पुट कर दे रहे हैं, जो इनको यहाँ पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा क्या, sin ओमेगा t r cos थीटा, बिल्कुल r cos थीटा प्लस r, पहले cos ओमेगा t ले लो फिर लो sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं, जिसको चाहे जहां दे, दोनों से r कॉमन कर लीजिएगा, ठीक है। sin ओमेगा t cos थीटा प्लस cos ओमेगा t sin थीटा। आगे देखिएगा, sin a cos b प्लस cos a sin b इज इक्वल टू sin a प्लस b, यानी sin a प्लस b इक्वल टू, अगर ये बन सकता है तो ये हमारा क्या sin a प्लस b बन सकता है, वही कहानी है, sin a cos b प्लस cos a sin b, बट a के प्लेस पर क्या होगा t, c के प्लेस वाला क्या है थीटा है, इसको हम कन्वर्जन करेंगे बेटा, तो y इज इक्वल टू आएगा r ओमेगा t प्लस थीटा। ये भैया सुपर इम्पोज के बाद जो रिजल्टेंट वेव आई, जो अलग अलग वेव चल रही थी, कौन सी, एक ये और एक ये, ठीक, ये इक्वेशन आई है सेम डायरेक्शन, हाँ सेम डायरेक्शन में, जब उसमें क्या होगा, इंटरफेरेंस हो गया, आपस में सुपर इम्पोज हो गई, तो अब पहले क्या ऐसे जा रही थी ना, यहाँ वाली इससे चल रही थी, इस वाली वेव चल रही थी, और यहाँ वाली चल रही थी इसी इक्वेशन से। अब जब ये आपस में मिल गई, यानी यहाँ से और यहाँ जो प्रोपोगेट होंगी तो किससे चलेंगे, इस वाले वेव से चलेंगे, आप समझ रहे हैं ना। तो ये जो है ये क्या है, रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन है, उस वेव की इक्वेशन है जो दोनों को, मान लिया कैसे जा रही थी दूसरी ऐसे जा रही थी, जब इनका क्या इंटरफेरेंस हो गया, ये वाली वेव, ये चीज है, ये वाली, ठीक, ये क्या हो गई वाली वेव। यहां तक हम लोग कल कर चुके थे, लेकिन इतना करने की जरूरत क्या है, क्योंकि आज का टॉपिक जो है इसी के आगे था, तो अगर हम ये ना लिखते तो कोई मजा ना, ठीक है, इसी के आगे टॉपिक है, और इसके आगे टॉपिक में देखिएगा, सुनिएगा, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, हो गया बस। अब हमें r की वैल्यू निकालनी, थीटा की वैल्यू निकालनी, यहां पर जरा देखिएगा ध्यान से भैया, देखो r भैया, मैंने यहां देखिएगा, एक मेरे पास इक्वेशन ये है और तीसरी इक्वेशन ये मान लेते हैं, ठीक है, इसको फोर्थ मान लेते हैं, चलो पड़ेगा। तो बेटा काम करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे ना, सुनिएगा, स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो हमको r की वैल्यू क्यों आएगी, जब स्क्वायर करोगे r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और r स्क्वायर कॉमन कर लोगे तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इधर आएगा, उसकी वैल्यू को दिवाल होती है, यानी हमको क्या, जब इनका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो वैल्यू किसकी मिलेगी, r की। r क्या है, r यहां पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, r क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। थीटा क्या है, थीटा फेज एंगल है, किसका फेज एंगल, रिजल्टेंट इक्वेशन का फेज, सब पता लगेगा ना आपने, ठीक। तो इसको जरा आप देखिएगा गौर से, ध्यान से देखिएगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, बेटा सेकंड एंड थर्ड, सेकंड ये इक्वेशन है, ऐसा करता है ना, ये साइड इधर कर लेते हैं, वो साइड उधर कर देते हैं, कोई दिक्कत, तो r स्क्वायर
cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, भैया यहाँ क्या है, a प्लस b cos फाइव का होल स्क्वायर और प्लस b sin फाइव होल स्क्वायर। बेटा ऐसा करो, ये r स्क्वायर यहाँ कॉमन है कि नहीं, यहाँ क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू 1 होती है ना, क्या हो गया 1 हो गया। इसको खोल लेते हैं, ये a प्लस b का होल स्क्वायर या a स्क्वायर और प्लस b cos फाइव का होल स्क्वायर प्लस 2a into b cos फाइव और इसी के आगे रहे, अच्छा प्लस ऐसा यहाँ लिखते हैं इसका b स्क्वायर sin स्क्वायर फाइव। यहाँ बेटा इसकी वैल्यू 1 हो गई तो क्या मिला, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर, इसको साथ ले लिया और प्लस 2ab cos फाइव, ठीक है। r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बेटा इससे b स्क्वायर कॉमन कर लिया तो मिल क्या रहा हमारे पास cos स्क्वायर फाइव प्लस sin स्क्वायर फाइव और प्लस 2ab cos फाइव, इसकी वैल्यू अगेन 1 हो गई, क्या हो गया 1 हो गया। तो हुआ क्या हमारे पास r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab cos फाइव। एक बात को ध्यान से सुनिएगा, यहां कंडीशन केस फर्स्ट फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पीछे बढ़ाते आए हम आपको बेटा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैंने बताया था वो तब होता है जब फेज एंगल 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, यदि फेज एंगल इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता तो वहां क्या होता कंस्ट्रक्टिव, ठीक। और भैया ऐसी कंडीशन में यदि क्या cos 0 की वैल्यू जो आएगी प्लस 1 आएगी, यदि इन सब में cos 0 प्लस 1 आएगा, 2 पाई प्लस 1 आएगा, 4 पाई प्लस 1 आएगा, यदि जितने भी ये हमारे फेज एंगल होंगे सब में cos फाइव की वैल्यू क्या होगी प्लस 1। क्लियर है बात, कोई दिक्कत? अब प्लस 1 होगी बेटा, यहाँ वैल्यू अगर प्लस 1 है तो हमको मिला क्या r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, लिखा ना 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, r स्क्वायर इक्वल टू व्हाट a प्लस b होल स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, ये और ये क्या काट दीजिएगा तो क्या मिला r इक्वल टू मिला a प्लस d। क्या देखा बेटा, यहाँ पर दोनों एम्पलीट्यूड क्या हो गए प्लस, क्या हो गए प्लस हो गए। अब जब दो एम्पलीट्यूड जुड़ जाएंगे आपस में तो इस जगह हमारा जो होगा वो क्या होगा कंस्ट्रक्टिव होगा। और भैया जो यहाँ पर मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर ब्राइटनेस मिलेगी, क्या मिलेगी ब्राइटनेस। रीजन क्या मैंने अभी बताया, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर एम्पलीट्यूड स्क्वायर, एम्पलीट्यूड के बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ेगी तो क्या ब्राइटनेस, और जहां ब्राइटनेस मिले वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सुनिएगा सब सारे पॉइंट, कंस्ट्रक्टिव ब्राइटनेस कंस्ट्रक्टिव, फेज एंगल 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ठीक। cos फाइव वैल्यू पॉजिटिव, यहां तक क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए केस सेकंड, इसी जगह फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। भैया कंडीशन 5 बेटा, इसको मिलेगा डिस्ट्रक्टिव 5, 3 पाई, 5 पाई डैश डैश डैश, और यहां बेटा इस जगह जो cos
फाइव की वैल्यू आएगी वो -1 आएगी, सम में -1, 5 -1 3 5 -1 5 5 -1, जितनी वैल्यू रख देंगे जो भी फेज एंगल रख देंगे सब पे हमें -1 मिलेगा। जब -1 मिलेगा भैया तो जो ये होगा यहाँ माइनस कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये जो प्लस है ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो क्या हो गया r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया। अब जब ये बन गया तो हुआ क्या हमारे पास r स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर, और r अब देखो ये काट दीजिएगा तो क्या r इक्वल टू आया क्या a माइनस b। अब देखिएगा यहाँ दोनों में प्लस का साइन है, यहाँ दोनों माइनस साइन है, अगर प्लस है तो कोई चीज जुड़ेगी जुड़ेगी तो बढ़ेगा ज्यादा होगा ना, यहाँ पर क्या एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, यहाँ क्या यहाँ डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज हो रहा है यहाँ क्या हमें डार्क मिलेगा, डार्कनेस मिलेगा, और जहाँ डार्कनेस मिलेगा तो हमारा क्या है क्लियर हुई बात नहीं, कोई दिक्कत, इसको नोट करिए।